एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, सिर्फ साल बदल जाने से हमारा तकदीर नहीं बदलता है, हमारा किस्मत नहीं बदलता है, हमारा जिंदगी नहीं बदलता है। हमारा जिंदगी जो बदलता है वो बदलता है मेरे एटीट्यूड बदलने से, मेरा नेचर बदलने से, मेरा काम करने का एटीट्यूड बदलने से। अगर हम लोग अच्छे तरीके से अपने काम पे फोकस करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तो मेरा किस्मत बदलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, साल बदला है लेकिन आपका लक्ष्य वही होना चाहिए, लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। अगर आप कुछ इधर उधर टाइम बर्बाद करते हैं, आप गलत हैबिट पाले हुए हैं अपने अंदर, उसको छोड़िए, इधर उधर टाइम बर्बाद करना छोड़िए और अपने काम पे फोकस करिए। आपका किस्मत बदलेगा, आपके परिवार का किस्मत बदलेगा। आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, अपने नेम फेम बना सकते हैं। बस काम होता है करना एक छोटा सा माइंडसेट बदलना। जिसका माइंडसेट चेंज हो गया कि मुझे करना है तो भाई करना है, चाहे जो भी हो। दुनिया में कोई दूसरा कर सकता है, मतलब ये किया जा सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकती हूं। ऐसा अपने आप को सोचो, दिमाग को इंफॉर्मेशन दो, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव यहां पे मैसेज दो दिमाग को कि भाई दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। मुझे भी सारे वही बुक है मेरे पास, वही टीचर है, वही किताब है, वही कॉपी है, सब कुछ मेरे पास है। मेरे पास भी सपोर्टिव पेरेंट हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब दूसरा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। अपने ऊपर बिलीव रखो और मेहनत करो, सब कुछ बदल के रख दोगे। तुम मेहनत करके देखो भाई, शुरुआत तो करो अच्छे तरीके से, सब कर दोगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर, आप पूरा जोश के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे। बोर्ड एग्जाम का डेट आ चुका है, नीट एग्जाम का डेट आ चुका है, जेईई मेन का एग्जाम का डेट आ चुका है, तो सारे एग्जाम लगभग अब क्लोज आ चुके हैं। अब क्या देख रहे हो, अब तो यहां से लग जाना है दृढ़ संकल्प के साथ और फोड़ के रख देना है एक एक क्वेश्चन को, एक एक सब्जेक्ट को, और खूब अच्छे तरीके से पढ़ना है। और आज से आप शुरुआत करोगे तो आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं जो एसेंट टेस्ट हुआ है आप लोगों का, ऑब्जेक्टिव टेस्ट नंबर 5, उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सीखिएगा, उम्मीद तो करता हूं आप लोग बना दिए होंगे, क्योंकि रिवीजन में मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा इस तरीके का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवा दिया था। देखिए, सबसे पहले कहा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट गिव ए प्राइमरी एमीन, कौन प्राइमरी एमीन नहीं बनाएगा। सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो हम लोगों को दे रहा है, इसको कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। बिल्कुल, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है, जो सी डबल बोन ओ है, उस सी डबल बोन ओ को हटा करके जो बचता है उसको कंबाइन कर देते हैं, यानी कि यहां पे फॉर्मेशन करेगा मिथाइल एमीन। बिल्कुल, यहां पे कहेंगे कि 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन से अटैच सिर्फ 1 कार्बन है। बिल्कुल, यहां देखिए ये साइनाइड है, और साइनाइड का आप लोगों को रिडक्शन बताया था कि जब होता है तो जो CN होता है वो CN कन्वर्ट हो जाता है CH2NH2 में, यानी कि नाइट्रोजन से अटैच्ड 1 कार्बन है, आप कहोगे 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बच्चों, आपको याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो नाइट्रोजन के साथ 1H ऐड होता है, कार्बन के साथ 3H ऐड होता है, और इसके केस में जो यहां पे फॉर्मेशन होता है वो होता है इसके केस में सेकेंडरी एमीन। ध्यान रखोगे, इसके केस में फॉर्मेशन जो करता है वो 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करता है। आइसोसाइनाइड का जब रिडक्शन होता है तब यह है प्राइमरी एमाइड। और आप लोगों को जैसा कि पता है, जब प्राइमरी एमाइड का हम लोग रिडक्शन करते हैं तो जो C डबल बॉन्ड O होता है वो C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट होता है। तो ये C डबल बॉन्ड O जब CH2 में कन्वर्ट होता है तो यहां पे हम लोग कहेंगे ये भी फॉर्मेशन करता है प्राइमरी एमीन। तो बिल्कुल, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में प्राइमरी एमीन बनता है, साइनाइड का जब रिडक्शन होता है तो प्राइमरी एमीन बनता है, और जब एमाइड का रिडक्शन होता है प्राइमरी एमाइड का, तो प्राइमरी एमाइड का जब रिडक्शन होता है प्राइमरी एमीन बनता है। लेकिन जब आइसोसाइनाइड का रिडक्शन होता है तो आइसोसाइनाइड के रिडक्शन के बाद सेकेंडरी एमीन बनता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया ना? ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ही आसान है, देखो कितने आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको सबसे पहले जो दिया हुआ है एनोलिन, और इस एनोलिन का रिएक्शन आपको दिया हुआ है Br2 के साथ। आपको मैंने ये सब पढ़ाई दिया था, अगर आप लोग रिवीजन किए होंगे जो मैंने वीडियो डाला था तो वहां पे आप लोगों को बताया था इसके केस में कि अगर आप ब्रोमिनेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में, वो भी इसके केस में आप लोगों को दिया हुआ है कैसा, एक्सेस ब्रोमीन होगा। और यहां पे एक्वाटिक मीडियम होना चाहिए। एक्वाटिक मीडियम जब होता है तो आप लोग जानते हो कि एक्वाटिक मीडियम में जो फॉर्मेशन करता है एनोलिन का, जब हम लोग करते हैं ब्रोमिनेशन, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनोलिन बनता है। आप एनसीईआरटी में उलट करके देखो, आपके कॉपी में लिखा होगा कि जब हम लोग एनोलिन का रिएक्शन एक्सेस ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या बनता है, 2,4,6
ट्राइब्रोमोनिलिन। कमॉन कमॉन, क्या बनता है, फिर से बोलो, 2,4,6 ट्राइब्रोमोनिलिन। ये व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है और फर्दर इसका क्या करना है, डाइजोटाइजेशन करना है, मतलब सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो जब आप डाइजोटाइजेशन करवाते हो तो ब्रोमीन जहां जो ऐड हुआ है वो ब्रोमीन तो वही रह जाता है, बाद बाकी जो NH2 है वही NH2 कन्वर्ट होता है N2+ और Cl- में। इस तरीके से डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। जब हम लोग NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्शन करवाते हैं तो ये एनिलीन कन्वर्ट हो जाता है डाइजोनियम क्लोराइड में। उसके बाद फर्दर आप लोगों को पता है कि H3PO2 के साथ रिएक्शन है, तो ये हो गया मेरे को P1 और ये हो गया मेरे को P2। बाद में की पता है बच्चों, ये जो H3PO2 होता है वो H3PO2 होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल, ये H3PO2 हो चाहे इस रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल हो, तो इथाइल अल्कोहल चाहे H3PO2 दोनों रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है दूसरे को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज होना। तो जहां से N2+ निकलेगा वहीं पे जाकर के इसका हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होगा। आप कहोगे यहां पे जो फॉर्मेशन होगा, आप जानते होंगे यहां पे हम लोग कहते थे कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिडक्शन होता था तो फॉर्मेशन करता था बेंजीन। चूंकि यहां पे ब्रोमीन दिया हुआ है आपको, तो ब्रोमीन जब दिया हुआ है इस तरीके से N2 बाहर हो गया और P3 का फॉर्मेशन हो गया 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। आप कहोगे इसका आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। पहले एनिलीन का करो, एक्सेस ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ब्रोमिनेशन बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, उसका डाइजोटाइजेशन कर दो तो इस तरीके से आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमो डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। उसका कर दोगे रिडक्शन तो N2+ बाहर, यहां पे एडिशन ऑफ H होगा तो 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि 73 का आंसर जो होने वाला है वो थर्ड। उम्मीद करता हूं आप लोग सही सही बनाए होंगे और समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों का बेसिक स्ट्रेंथ से लिया हुआ है बच्चों। देखो इसके केस में आपको क्या दिख रहा है, यहां पे इसका जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, इसका भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। ये जो है ना वो पायरोल है, इसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, तो सबसे लिस्ट बेसिक यही होगा। सबसे वीकेस्ट बेस यहां पे थर्ड होगा क्योंकि लोन पेयर सिंगल डबल डीलोकलाइज्ड है, लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। इसका भी लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है। तो बच्चों अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, जब फर्स्ट का भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है, सेकंड का भी लोकलाइज्ड है, 4 का भी लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तब यहां पे देखोगे इसका हाइब्रिडेशन आप देखोगे sp3 है, इसका हाइब्रिडेशन देखोगे तो ये पायरिडीन है यानी sp2 है, और इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है। तो मैंने आप लोगों को देखने के लिए सिखाया है कि पहले लोकलाइज्ड वाले का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा डीलोकलाइज से, और सारे के सारे जब यहां पे लोकलाइज्ड हो गए तब देखा जाता है उसका हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 वाले जो नाइट्रोजन है, sp3 वाले नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है sp2 से, क्योंकि sp3 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है कंपेयर टू sp2। अब देखिए यहां पे भी sp3 है, यहां पे भी sp3 है, लेकिन यहां ऑक्सीजन है, यहां नाइट्रोजन है। आप अच्छे तरीके से जानते हो कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उसका इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ लूजली होल्ड होता है, डोनेटिंग पावर ज्यादा होता है, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसका इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली टाइटली होल्ड होता है, उसका डोनेटिंग पावर कम होता है। दूसरी बात एक और जानोगे क्या, आप जानते हो कि जब बेस H+ को पिक करता है, प्रोटॉन को पिक करता है, तो जो बनता है केटायन, उस केटायन को कहते हैं कंजुगेट एसिड। यहां जब H+ पिक करेगा तो 3 बॉन्ड हो जाएगा O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां जब एक H+ पिक करेगा 4 बॉन्ड हो जाएगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। और आप जानते हो कि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल होता है। तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल होता है। यही कारण होता है कि यहां पे कहते हैं कि कंजुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट का, क्योंकि नाइट्रोजन का वो लोन पेयर लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं है, sp3 है, और वहां पे नाइट्रोजन है तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण यहां पे हम लोग कहेंगे कि आंसर जो होने वाला है ये हो जाएगा फर्स्ट।
जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर लोन पेयर होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों का जो दिया हुआ है वो बेसिक स्ट्रेंथ से ही दिया हुआ है। देखो इसमें से क्या कह रहा है, अरेंज द फ्लोइंग एमाइंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। बच्चों आपको ऐसे भी मालूम होनी चाहिए अच्छे तरीके से कि जो ऑर्थो सबस्टिट्यूटेड एनिलीन होता है, ऑर्थो सबस्टिट्यूटेड एनिलीन होता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है कंपेयर टू एनिलीन। यानी इसका तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होने वाला है, ये तो श्योर है क्योंकि ये ऑर्थो सबस्टिट्यूटेड एनिलीन है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद होगा, एक एसआईपी एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, यहां कम हो जाता है। एक और बात देखोगे, यहां पे आपको पता है हेलोजन का -I डोमिनेंट होता है +M के ऊपर, आपको बहुत बार बताया है मैंने। एसिडिक स्ट्रेंथ भी जब आपको पढ़ा रहा था वहां भी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर एक ही हेलोजन अलग अलग पोजीशन पे दिया हुआ है, एक ही हेलोजन अगर अलग अलग पोजीशन पे दिया हुआ है तो वहां पे लिया जाता है -I इफेक्ट। बिल्कुल यहां पे लिया जाता है -I इफेक्ट। और आप जानते हो -I के कारण बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I+M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है -I-M। तो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है -I। और यहां पे इसके केस में हम लोग कहते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा 1 का, क्योंकि इसके केस में कोई भी -I ग्रुप नहीं है। और आप जानते हो यहां पे इसका डिस्टेंस ज्यादा है -I का, तो डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण -I कम लगेगा, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना बच्चों, वो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, पता है ना आप लोगों को। यहां पे -I कम लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण। यहां पे -I सबसे ज्यादा लगेगा डिस्टेंस कम होने के कारण। इसलिए हम लोग यहां पे कहेंगे सबसे ज्यादा बेसिक होगा 1, उसके बाद हो जाएगा यहां पे ये वाला 4, उसके बाद 3 और सबसे ज्यादा -I लगेगा और SIP भी लगेगा, तो सबसे कम बेसिक होगा 2। यानी कि इसका आंसर होना जाना चाहिए 1 4 1 4 3 2। -I का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यहां डिस्टेंस कम है, -I ज्यादा लगेगा ऑर्थो पे, और एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन भी होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा गया है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ है। आप लोगों को मैं बहुत बार बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किया कीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए, चाहे वो नीट एग्जाम हो, चाहे आपका एसेंट एग्जाम हो, चाहे आगे AITS होगा, स्पॉट टेस्ट होगा, अरे भाई चाहे आपका मेन एग्जाम जो नीट है ना, फाइनल लक्ष्य तो आपका वही है, वहां पे भी बहुत सारा क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, कभी कभी तो सेम क्वेश्चन रिपीट करके पूछा जाता है। इसलिए मैं कहता हूं आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जनवरी आ गया, यहां से बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहिए। पर डे एक सेट लगाओ। जब तक आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप क्वेश्चन बनाओगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या आपका स्ट्रेंथ है और क्या आपका वीकनेस है। क्वेश्चन सॉल्व करने से ही रिजल्ट होता है, यकीन रखिए। अब देखिए, अब आपको कहा जा रहा है कि एनिलीन इज ए सेट ऑफ रिएक्शंस यील्डेड ए प्रोडक्ट। क्या बनता है इसके केस में? अरे भैया, कितनी बार आप लोगों को समझा चुका हूं कि जहां कहीं भी हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एनिलीन का, किसके साथ? सोडियम नाइट्राइट के साथ, यानी कि NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ, तो बनता है इसके केस में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बिल्कुल ये बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और फर्दर उसका क्यूप्रस साइनाइड के साथ रिएक्शन दिया है, जिसको कि हम लोग कहते हैं सेंटमेयर रिएक्शन। तो देखो, क्यूप्रस साइनाइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो, यही फॉर्मेशन करता है साइनोबेंजीन, रिप्लेस करता है N2+ को। और फर्दर इसका आप लोगों को जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हाइड्रोजिनेशन। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को मालूम है कि जहां कहीं भी साइनाइड होता है, साइनाइड का जब होता है रिडक्शन, चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, चाहे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन होता है, चाहे सोडियम एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल होता है, ये जो CN है ना, यही कन्वर्ट होता है CH2 NH2 में। यानी कि फॉर्मेशन इसके केस में हम लोग कर देते हैं। देखो, NH2 CH2 C6H5, इसी को थोड़ा पलट के हमने लिख दिया। C6H5 को उधर कर दिया, इसको CH2 में कन्वर्ट कर दिया, इसको NH2 में, इसी को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन यानी कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यहां पे है, कर दिया। फर्दर आपको पिछले ही क्लास में मैंने आप लोगों को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन बताया था। आप पार्ट 4 देखिएगा जाकर के, वीडियो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन बता दिया था। अब ये एलिफैटिक हो गया, अब इसको एरोमेटिक नहीं कहेंगे, क्योंकि
रिंग के साथ अगर NH2 डायरेक्टली अटैच्ड होता है, तो रिंग के साथ अगर NH2 डायरेक्टली अटैच्ड होता है तब तो बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। लेकिन अगर रिंग के साथ NH2 अटैच नहीं होता है तो वहां पे बनता है एल्कोहल। याद है ना, एल्कोहल बनता है, यानी कि यहां पे बन जाएगा OH, उसके बाद CH2 और यहां पे C6H5। ये बेंजाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। आप देखोगे इसका आंसर जो यहां पे होगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट होगा, इसके अलावा यहां पे कोई नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूं आप इसको बना दिए होंगे, क्योंकि रिवीजन में इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों ने जरूर किया था, अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में किया था, लेकिन किया था ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हुआ है, यह है कपलिंग रिएक्शन। और अगर आप लोग देखा होगा रिवीजन का जो पार्ट 1 आपको दिया था वीडियो, उसमें मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया था, आप देखिएगा जाकर के। तो यहां से मैंने आपको करवाया था और ये आया है आपको टेस्ट में, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये है फिनॉल। तो बच्चों आपको कितनी बार बता चुका हूं कि जहां कहीं भी अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड के साथ दे जहां पे कि बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड हो स्ट्रांगली एक्टिवेटर ग्रुप, स्ट्रांगली एक्टिवेटर ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे NH2, OH, NHR, NR2, O-, यह है फिनॉल। तो फिनॉल के साथ या एनोलिन के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो यहां पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, तो कपलिंग रिएक्शन होता है। और कहा है मैंने कि अगर आपको फिनॉल यहां पे लिया हुआ है तो लेते हैं बेसिक मीडियम, और अगर यहां पे हम लोग एनोलिन लेते हैं तो लेते हैं एसिडिक मीडियम। आप सुनिए, आपको बनाना सिखाया था, यहां से HCl बाहर करो और यहां पे इसके इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दो, यानी कि नाइट्रोजन और रिंग के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दो। तो नाइट्रोजन और रिंग के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दो, क्योंकि H और Cl यहां से बाहर हुआ है, और एक जो यहां पे बॉन्ड है उसी के इलेक्ट्रॉन को यहां पे शिफ्ट करके आप दिखा दीजिए। इस तरीके से यहां पे जो फॉर्मेशन करेगा वो कुछ इस तरीके से करेगा, जिसमें कि अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बच जाएगा, और फिर इसके केस में आप रिंग इस तरीके से दिखा सकते हो, और यहां पे ये OH तो रहेगा ही। इसी का जो नाम हम लोगों ने लिखा था, इसी को हम लोग कहते हैं पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या कहते हैं बच्चों? पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहते हैं। और इसका जो कलर होता है, आपको कहा था यही होता है ऑरेंज डाई। ओ से ऑरेंज, फिनॉल में यहां पे होता है O, आप कहोगे ऑरेंज डाई। इसका जो आंसर होने वाला है सिर्फ और सिर्फ यहां पे हो जाएगा फर्स्ट, और कोई तो आंसर ऐसा होगा नहीं। समझ में आ गया ना? तो बच्चों आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सीखिए। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे दिए जा रहे हैं। आप लोगों को इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है ना पूछेगा नीट एग्जाम में। जितने टेस्ट आपको हो रहे हैं, सीरियसली बैठिए और एक एक क्वेश्चन के बारे में चिंतन करिए, सोचिए कहां से किस प्रकार से आ रहे हैं। आपका अगर गलत हो जा रहा है तो क्यों गलत हो रहा है? क्या आपको ये आता ही नहीं है, या आपने रिवीजन नहीं किया है, या आपको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है? तो जिस प्रकार का समस्या है उसको आप नोट डाउन करिए, पहले एक अपना डायरी में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए क्यों नहीं बन रहा है क्वेश्चन, और उसको फिर सॉल्व करिए। आपको अगर जरूरत हो तो मेरे से डिस्कस करिए, मैं भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। आप आइए मेरे से मिलिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपका समस्या है, क्या दिक्कत हो रहा है, मैं आपको सॉल्व करने में हेल्प करूंगा। लेकिन आप कोशिश करिए, बिल्कुल कोशिश करिए, आपका काम होगा और आप क्वालिफाई करोगे बहुत अच्छे मार्क्स से। बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स आएगा और नीट क्वालिफाई भी करोगे अच्छे मार्क्स से। लेकिन बच्चों कोशिश तो आप ही को करना पड़ेगा ना, प्लानिंग तो आप ही को करना पड़ेगा ना। करना किस तरीके से है मैं आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन आपको चलना पड़ेगा खुद। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेहनत करेंगे, बिल्कुल आप यहां पे मेहनत करने से कतराएंगे नहीं, आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे और अपने रास्ते पे चलते रहेंगे, बिना रुके बिना थके, निरंतर चलते रहना है कंसिस्टेंसी के साथ। क्योंकि अगर आप सफल होना चाहते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी, वो भी ईमानदारी से। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।